चौहान आपके अपने यूट्यूब चैनल जेएमडी क्लासेस में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे और अपने बोर्ड की तैयारी को कंटिन्यू कर रहे होंगे। आज की क्लास कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए, जिसमें हम सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत चौथी इकाई अर्थशास्त्र में चौथे अध्याय का अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था। वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था को स्टार्ट करने से पहले जो बच्चे सेशन से जुड़े हुए हैं वो इस सेशन को अपने मित्रों में फटाफट शेयर कर दें, ताकि अधिक से अधिक बच्चे जुड़ सकें और वो भी अपना हित कर सकें। और जो बच्चे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास में बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक शीघ्र पहुँच सके। इस चैनल के माध्यम से मैं ईपीवर्ड की एक अपडेट आपको साझा करना चाहता हूं। आपकी जो सेंट्रल लिस्ट है बोर्ड परीक्षा 2025 की, वो शीघ्र ही आपको देखने को मिल सकती है। 15 नवंबर के बाद में किसी भी दिन जारी हो सकती है। अंतिम सूची जो है जारी हो गई है और अंतिम सेंट्रल लिस्ट जो है आपको 15 नवंबर के बाद में देखने को मिल सकती है। तो इसके लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। हमारे चैनल पर सबसे पहले आपको सेंट्रल लिस्ट जो है शो की जाएगी। तो जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, ताकि नवीनतम अपडेट से आप जागरूक हों। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास को। जैसा कि दिया गया यहाँ पर वैश्वीकरण, पाठ को पढ़ने से पहले इसके अर्थ को समझ लें, ताकि पाठ हमें आसानी से समझ में आ जाए। तो वैश्वीकरण, अगर हम बात करें वैश्वीकरण की, तो वैश्वीकरण को हम सरल शब्दों में प्रभावित कर सकते हैं या कह सकते हैं कि वैश्वीकरण किसे कहते हैं। तो आपने देखा होगा वैश्वीकरण का मतलब है विश्व के विभिन्न देश एक दूसरे के समीप आ जाएं और उनके बीच की दूरी कम हो जाए। तो जब विभिन्न देशों के बीच जो परस्पर संबंध हैं और तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया को ही वैश्वीकरण कहा जाता है। अब इसमें क्या होता है बच्चों, वैश्वीकरण में, वैश्वीकरण के अंतर्गत जो विश्व के विभिन्न देश हैं उनके बीच जो संबंध हैं वो घनिष्ठ हो जाते हैं और इस प्रक्रिया में एक देश की जो अर्थव्यवस्था है वो विश्व की अन्य अर्थव्यवस्थाओं के साथ एकीकृत हो जाती है, यानी मिल जाती है। अगर बात करें भारतीय अर्थव्यवस्था के संबंध में, तो इसका अर्थ इससे भी अधिक है कि भारत के संदर्भ में अगर हम वैश्वीकरण की बात करें तो हम पाते हैं कि जो अर्थव्यवस्था है उस अर्थव्यवस्था को विदेशी निवेशों के लिए खोला जाए, क्योंकि वैश्वीकरण के परिणाम स्वरूप ही भारतीय अर्थव्यवस्था इतनी विकसित हो पाई है। तो भारत में बहुत सी बहुराष्ट्रीय कंपनियां आई हैं जिन्होंने यहाँ पर निवेश किया है और यहाँ पर विभिन्न प्रकार के जो सरकार की नीतियां हैं, उन्होंने उस सरकार की नीतियां जो है उदार बनाई गई हैं, ताकि वैश्वीकरण जो है तीव्र गति से फैल सके और भारतीय अर्थव्यवस्था भी इसमें सहयोग करे। तो इस तरह से जो वैश्वीकरण है, वैश्वीकरण में विश्व के विभिन्न देश एकीकरण होते हैं और जो विकास की प्रक्रिया है वो तीव्र गति से संपन्न होती है। तो आइए देखते हैं क्लास को। आपने देखा है आज विश्व के उपभोक्ता के रूप में आज के विश्व में उपभोक्ता के रूप में हम में से कुछ के सामने वस्तुओं सेवाओं के विस्तृत विकल्प हैं। आपने देखा है कि आज वस्तुओं और सेवाओं के विस्तृत विकल्प हैं। आप कोई भी वस्तु चुन सकते हैं। विश्व के जो शीर्षस्थ विनिर्माताओं द्वारा निर्मित डिजिटल कैमरे, मोबाइल फ़ोन और टेलीविज़न के नवीनतम मॉडल हमारे लिए सुलभ हैं। आप देख सकते हो अब वर्तमान समय में टेलीविज़न के बहुत से मॉडल आए हैं, कैमरे के बहुत से मॉडल हैं और मोबाइल फ़ोन के बहुत से मॉडल हैं। विभिन्न कंपनियां हैं, बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं और विभिन्न प्रकार के फ़ोन हैं कंपनियों के। तो ये फ़ोन चूँकि भारत में इससे पहले नहीं थे, अब जब वैश्वीकरण हुआ है तो विश्व से यहाँ पर जो है
मोबाइल फ़ोन, डिजिटल कैमरे आदि आए हैं। इससे मानव को जो है सस्ते दर पर जो है ये फ़ोन उपलब्ध हो जाते हैं। जो भी वस्तुएं सेवाएं हमेशा भारत की सड़कों पर गाड़ियों के नए मॉडल देखे जा सकते हैं। आप देखते हैं सड़कों पर नए नए मॉडल होते हैं गाड़ी के। वो दिन गुजर गए जब भारत की सड़कों पर केवल एम्बेसडर और फिएट कारें ही दिखाई देती थीं। आज भारतीय विश्व की लगभग सभी शीर्ष कंपनियों द्वारा निर्मित कारें खरीद रहे हैं। अनेक दूसरी वस्तुओं के ब्रांडों में भी इसी प्रकार की तीव्र वृद्धि देखी जा सकती है। कमीजों से लेकर टेलीविज़न और प्रसंस्कृत फलों के रस तक इस प्रकार की एकीकरण की प्रक्रिया को आप देख सकते हैं। हमारे बाज़ारों में बहुव्यापी विकल्प अपेक्षाकृत परिघटना है। 2 दशक पहले भी आपको भारत के बाज़ारों में वस्तुओं की ऐसी विविधता नहीं मिलेगी। कुछ ही वर्षों से हमारा बाज़ार पूर्णतः परिवर्तित हो गया, यानी पूरी तरह से जो है बदल गया है। हमारा जो भारत का जो बाज़ार है वो पूरी तरह से बदल गया है। हम इस तीव्र परिवर्तन को कैसे समझ सकते हैं? ऐसे कौन से कारक हैं जो परिवर्तन को ला रहे हैं, और ये परिवर्तन लोगों का जीवन किस प्रकार से प्रभावित कर रहे हैं या परिवर्तित कर रहे हैं? इस चैप्टर में हम इन सभी प्रश्नों पर विचार करेंगे। आप देख रहे हैं यहाँ पर विश्व बाजार का या वैश्वीकरण की एक झलक दिखाई दे रही है। ये आप देख सकते हैं वैश्वीकरण का ही ये परिणाम है। विभिन्न ब्रांडों की वस्तुएं आपको उपलब्ध हो रही हैं। अगला पॉइंट है अंतर्देशीय उत्पादन। अंतर्देशीय उत्पादन क्या होता है बच्चों? देखिए, 20वीं सदी के मध्य तक उत्पादन मुख्यतः देशों की सीमाओं के अंदर ही सीमित था। यानी 20वीं शताब्दी के मध्य तक जो उत्पादन होता था फैक्ट्रियों में, वो देश की सीमाओं के अंदर ही होता था, देश की सीमाओं के बाहर नहीं होता था। इन देश की सीमाओं को लांघने वाली वस्तुओं में केवल कच्चा माल, खाद्य पदार्थ और तैयार उत्पाद ही थे। भारत जैसे उपनिवेशों से कच्चा माल एवं खाद्य पदार्थ निर्यात होते थे और तैयार वस्तुओं को आयात किया जाता था। व्यापार ही दूरस्थ देशों को आपस में जोड़ने का मुख्य जरिया था, माध्यम था, एक कड़ी थी। यह बड़ी कंपनियां, जिन्हें हम बहुराष्ट्रीय कंपनियां कहते हैं, के प्रदर्शन पर उभरने से पहले का युग था। एक बहुराष्ट्रीय कंपनी वह है। अब बहुराष्ट्रीय कंपनी किसे कहते हैं, इसको भी समझना आवश्यक है कि एक बहुराष्ट्रीय कंपनी वह कंपनी है जो एक से अधिक देशों में उत्पादन पर नियंत्रण अथवा स्वामित्व रखती है। बहुराष्ट्रीय कंपनी वह कंपनी है जो एक से अधिक देशों में उत्पादन पर नियंत्रण अथवा स्वामित्व रखती है। बहुराष्ट्रीय कंपनियां उन प्रदेशों में कार्यालय तथा उत्पादन के लिए कारखाने स्थापित करते हैं जहां उन्हें सस्ता श्रम और अन्य संसाधन मिल सकते हैं। यहीं पर वे कंपनियां अपनी शाखाएं खोलती हैं। उत्पादन लागत में कमी करने तथा अधिक लाभ कमाने के लिए बहुराष्ट्रीय कंपनियां ऐसा कार्य करती हैं। निम्न उदाहरण पर विचार करते हैं। देखिए यहाँ पर दिया गया है, बहुराष्ट्रीय कंपनी द्वारा उत्पादन का विस्तार। किस प्रकार से उत्पादन किया जाता है? औद्योगिक उपकरण बनाने वाली एक बहुराष्ट्रीय कंपनी संयुक्त राज्य अमेरिका के अनुसंधान केंद्र में अपने उत्पादों का डिजाइन तैयार करती है। उसके पुर्जे चीन में विनिर्मित होते हैं, फिर उन्हें जहाज में लादकर मैक्सिको और पूर्वी यूरोप ले जाया जाता है, जहां उपकरण के पुर्जों को जोड़ा जाता है और तैयार उत्पाद को विश्व भर में बेचा जाता है। इस बीच कंपनी की ग्राहक सेवा का भारत स्थित कॉल सेंटरों के माध्यम से संचालन किया जाता है। यह बेंगलुरु स्थित एक कॉल सेंटर है जो पर्याप्त दूर संचार सुविधाओं और इंटरनेट से सुसज्जित है। यह विदेशी ग्राहकों को सूचना एवं मदद उपलब्ध कराता है। देखिए आप, इस प्रकार की कंपनियां ये टेलीकॉम सेंटर है। यहाँ से विदेशों को सूचना प्रदान की जाती हैं उत्पाद से संबंधित।
इस उदाहरण में बहुराष्ट्रीय कंपनियां केवल वैश्विक स्तर पर ही अपना तैयार उत्पाद नहीं बेच रही हैं, बल्कि अधिक महत्वपूर्ण यह है कि वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन विश्व स्तर पर कर रही हैं। यानी आज केवल ये बेच ही नहीं रही हैं, बल्कि वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन वैश्विक स्तर पर भी किया जा रहा है। इसका परिणाम यह हुआ कि उत्पादन प्रक्रिया क्रमशः जटिल ढंग से संगठित हुई है। उत्पादन प्रक्रिया छोटे भागों में विभाजित है और विश्व भर में फैली हुई है। ऊपर दिए गए उदाहरण में चीन एक सस्ता विनिर्माण केंद्र होने का लाभ प्रदान करता है। मेक्सिको और यूरोपीय और पूर्वी यूरोप, अमेरिका और यूरोप के बाजारों में अपनी निकटता के कारण लाभप्रद है। भारत में अत्यंत कुशल इंजीनियर उपलब्ध हैं जो उत्पादन के तकनीकी पक्षों को समझ सकते हैं बारीकी से। यहाँ अंग्रेजी बोलने वाले शिक्षित युवक भी हैं जो ग्राहक देखभाल सेवाएं उपलब्ध करा सकते हैं। ये सभी चीज़ें बहुराष्ट्रीय कंपनियों की लागत का लगभग 50 से 60% बचत कर सकती हैं। अतः वास्तव में सीमाओं के पार बहुराष्ट्रीय उत्पादन प्रक्रिया के प्रसार से असीमित लाभ हो सकता है। अब विश्व भर के उत्पादन को एक दूसरे से जोड़ना। जो विश्व भर के उत्पादन होते हैं उनको हम एक दूसरे से किस प्रकार से जोड़ सकते हैं, तो जोड़ने का क्या माध्यम हो सकता है। तो आपने देखा है कि परिवहन जो संचार है, परिवहन संचार, परिवहन और संचार, परिवहन और संचार और बाजार उद्योगों की स्थिति को प्रभावित करते हैं। परिवहन, संचार और बाजार, ये चीज़ें, ये तीन तत्व जो हैं क्या करते हैं, उद्योगों की अब स्थिति को प्रभावित करते हैं। उद्योग कहाँ पर स्थापित होंगे ये इन चीज़ों पर निर्भर करता है। यही कारण है कि जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं अपनी उत्पादन इकाई बाजार के निकटता को देखते हुए स्थापित करते हैं कि बाजार निकट है। जहां बाजार निकट होगा उन वस्तुओं का जिनका उत्पादन कंपनी कर रही है, तो उन्हीं के निकट जो है उन उद्योगों की स्थापना की जाएगी, क्योंकि वहां उन्हें सस्ता और कुशल चाहे कह लें या अकुशल कह लें, श्रम तथा उत्पादन के अन्य जो चीज़ें होती हैं, कारक होते हैं, वो आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनियां उन सरकारी नीतियों पर भी नज़र डालती है जो उनके हितों की देखभाल कर सके, उनका हित कर सके। अनुकूल परिस्थितियां सुलभ हो जाने पर बहुराष्ट्रीय कंपनियां अपने कारखाने तथा कार्यालय स्थापित करती हैं और इन्हें कारखाने स्थापित करने में भारी निवेश करना होता है। जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं वो अधिक मात्रा में निवेश का मतलब होता है बच्चों पूंजी लगाना, किसी भी व्यवसाय में पूंजी लगाना, उसको निवेश कहते हैं। अब निवेश किस पर किया जाएगा, जैसे भूमि है, भवन, मशीन है, अन्य उपकरण हैं, इन पर व्यय की गई मुद्रा को ही हम निवेश कहते हैं। निवेश जो परिसंपत्तियां होती हैं वो जुटाने तथा परिसंपत्तियां लाभ अर्जित करने के उद्देश्य से किया जाता है। निवेश का जो मुख्य उद्देश्य है, जो परिसंपत्तियां हैं वो जुटाने और परिसंपत्तियों से लाभ अर्जित करने के उद्देश्य से ही किया जाता है। क्योंकि बहुराष्ट्रीय कंपनियों का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, लाभ प्राप्त करना, तो इस उद्देश्य से किया जाता है। आप देख सकते हो यहाँ पर कि भूमि, भवन, मशीन और अन्य उपकरणों को खरीद में व्यय की गई मुद्रा को ही निवेश कहते हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा किए गए निवेश को विदेशी निवेश कहते हैं। यानी जो बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा जो निवेश किया जाता है उस निवेश को विदेशी निवेश कहते हैं। कोई भी निवेश इस आशा से किया जाता है कि परिसंपत्तियां लाभ अर्जित करेगी। ये परिसंपत्तियां, जो भी ये परिसंपत्तियां लगाई जाएंगी, इनसे लाभ प्राप्त होगा। कभी कभी बहुराष्ट्रीय कंपनियां इन देशों की स्थानीय कंपनियों के साथ संयुक्त रूप से उत्पादन करती हैं और संयुक्त उत्पादन से स्थानीय कंपनी को दोहरा लाभ होता है। पहला, बहुराष्ट्रीय कंपनियां अतिरिक्त निवेश के लिए धन प्रदान कर सकती हैं, जैसा कि तीव्र उत्पादन के लिए मशीनें खरीदने के लिए। दूसरा, बहुराष्ट्रीय कंपनियां उत्पादन की नवीनतम प्रौद्योगिकी अपने साथ ला सकती हैं। जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां होंगी जो नवीनतम
टेक्नोलॉजी होगी, उस टेक्नोलॉजी को, उस तकनीक को ये कंपनियां अपने साथ लाती है, जिससे कि उत्पादन अधिक मात्रा में हो सके। तो आप देख सकते हैं, लेकिन बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए निवेश का सबसे आम ये साधारण रास्ता स्थानीय कंपनियों को खरीदना है। आपने देखा होगा, बहुत सी कंपनियां एक दूसरे में विलय हो जाती हैं, खरीद लेती हैं, एक कंपनी दूसरी कंपनी को खरीद लेती है। तो खरीदना है और उसके बाद उत्पादन का प्रसार करना है। अपार संपदा वाली बहुराष्ट्रीय कंपनियां यह आसानी से कर सकती हैं। उदाहरण के लिए एक बहुत बड़ी अमेरिकी बहुराष्ट्रीय कंपनी जिसका नाम है करगिल फूड्स ने परख फूड्स जैसी छोटी भारतीय कंपनियों को खरीद लिया है। परख फूड्स ने भारत के विभिन्न भागों में एक बड़ा विपणन तंत्र तैयार किया था, जहां उसके ब्रांड काफी प्रसिद्ध है। परख फूड्स के 4 तेल शोधक केंद्र भी हैं, जिस पर अब कारगिल का नियंत्रण हो गया है। अब कारगिल 50 लाख पैकेट प्रति निर्माण क्षमता के साथ भारत में खाद्य तेलों की सबसे बड़ी उत्पादक कंपनी है। वास्तव में कई शीर्षस्थ बहुराष्ट्रीय कंपनियों की संपत्ति विकासशील देशों की सरकारों के संपूर्ण बजट से भी अधिक होती है। ऐसी अपार संपत्ति वाली बहुराष्ट्रीय कंपनियों की शक्ति और प्रभाव पर विचार करें। बहुराष्ट्रीय कंपनियां एक अन्य तरीके से उत्पादन पर नियंत्रण रखती हैं। विकसित देशों की बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियां छोटे उत्पादकों को उत्पादन का आर्डर देती हैं। वस्त्र जैसे वस्त्र, जूते, चप्पल, खेल के सामान ऐसे उद्योग हैं जहां विश्व भर में बड़ी संख्या में मांग रहती है। छोटे उत्पादकों द्वारा उत्पादन किया जाता है और बहुराष्ट्रीय कंपनियों को इन उत्पादों की आपूर्ति की जाती है, फिर इन्हें अपने ब्रांड नाम से ग्राहकों को भेजती हैं। इन बड़ी कंपनियों में दूरस्थ उत्पादकों के मूल्य, गुणवत्ता, आपूर्ति और श्रम शर्तों का निर्धारण करने की प्रचंड क्षमता होती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां कई तरह से अपने उत्पादन कार्य का प्रसार कर रही हैं और विश्व के कई देशों की स्थानीय कंपनियों के साथ पारस्परिक संबंध स्थापित कर रही हैं। स्थानीय कंपनियों के साथ साझेदारी द्वारा आपूर्ति के लिए स्थानीय कंपनियों का इस्तेमाल करके और स्थानीय कंपनियों के से निकट प्रतिस्पर्धा करके अथवा उन्हें खरीद कर बहुराष्ट्रीय कंपनियां दूरस्थ स्थानों के उत्पादन पर अपना प्रभाव जमा रही हैं और नियंत्रण स्थापित कर रही हैं। इसका परिणाम यह हुआ कि दूर दूर स्थानों पर फैला उत्पादन परस्पर संबंधित हो रहा है। आप देख सकते हैं इस चित्र के माध्यम से। देखिए, ये विभिन्न प्रकार की विभिन्न ब्रांडों की ये जीन्स की पैंटें हैं जो कि अमेरिकी कंपनी में है। आप देख सकते हैं, आपने देखा होगा विभिन्न ब्रांडों की ब्रांडों की जो है जीन्स की पैंटें आती हैं। देखो, विकासशील देशों में उत्पादित जीन्स अमेरिका में 6500 रुपये में बेची जा रही है। और लुधियाना के एक घर में एक बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनी के लिए फुटबॉल निर्माण का चित्र। देखिए, फुटबॉल बनाया जा रहा है किसी बड़ी कंपनी के लिए, आप देख सकते हैं। तो बड़ी कंपनियां छोटे छोटे उत्पादकों को कार्य देती हैं और अपने नाम से फिर उसका प्रचार करती हैं और सेल करती हैं। इस पर भी एक नज़र डाल लेते हैं कि एक अमेरिकी कंपनी जिसका नाम है फोर्ड मोटर्स। क्या नाम है? फोर्ड मोटर्स विश्व के 26 देशों में प्रसार के साथ विश्व की सबसे बड़ी मोटर निर्माता कंपनी है। फोर्ड मोटर्स 1995 में भारत आई थी। कब आई थी? 1995 में भारत आई थी और चेन्नई के निकट 1700 करोड़ रुपए का एक निवेश करके एक विशाल संयंत्र या कारखाने की स्थापना की थी। यह संयंत्र भारत में जीपों और ट्रकों के प्रमुख निर्माता महिंद्रा एंड महिंद्रा के सहयोग से स्थापित किया गया था और वर्ष 2017 तक फोर्ड मोटर्स भारतीय बाजारों में 88,000 कारें बेच रही थी, जबकि 1,81,000 कारों का निर्यात भी भारत से दक्षिण अफ्रीका, मैक्सिको, ब्राजील, संयुक्त राज्य अमेरिका किया गया। कंपनी विश्व के दूसरे देशों में अपने संयंत्रों के लिए फोर्ड इंडिया का विकास ऊर्जा आपूर्ति केंद्र के रूप में करना चाहती है। आप देख सकते हैं। आप इस चित्र के माध्यम से देख सकते हैं
ये ट्रकों में भारतीय मजदूरों द्वारा निर्मित कारें बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा विदेशों में बिक्री के लिए लादी जा रही हैं। देख सकते हैं किस तरह से ट्रकों में लादी जा रही है बिक्री के लिए। अगला बिंदु है विदेशी व्यापार और बाजारों का एकीकरण। जो विदेशी व्यापार है और जो बाजार है उनका एकीकरण किस प्रकार से होता है, इस पर चर्चा करेंगे। आपने देखा होगा कि मशीनों के द्वारा बड़े पैमाने पर उत्पादन से ही देशी और विदेशी व्यापार को जन्म मिला है। यानी जब मशीनों के द्वारा उत्पादन किया गया बड़े पैमाने पर, तो जो अतिरिक्त उत्पादन है, देश की आवश्यकताओं के अतिरिक्त जो बचता है, उसको निर्यात किया जाता है या विदेशों को भेजा जाता है। तो राष्ट्र की जो भौगोलिक सीमा के पार 2 या 2 से अधिक देशों के मध्य होने वाला आयात निर्यात विदेशी व्यापार कहलाता है। विदेशी व्यापार क्या है बच्चों? विदेशी व्यापार का अर्थ भी आपको मालूम होना चाहिए। तो विदेशी व्यापार किसे कहते हैं? तो विदेशी व्यापार में क्या होता है बच्चों कि राष्ट्र की जो भौगोलिक सीमा के पार 2 या 2 से अधिक देशों के मध्य होने वाला आयात निर्यात विदेशी व्यापार कहलाता है। अब विदेशी व्यापार ही एक वह पुल है या केंद्र है जो विभिन्न देशों को आपस में जोड़कर रखता है। विदेशी व्यापार के द्वारा ही विभिन्न देश एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। और इस तरह से विभिन्न देश परस्पर जुड़े रहते हैं। और इसका एक उदाहरण है, सुएज नहर ने जलमार्ग सुलभ कराकर भारत के बाजारों को जो पूर्वी एशिया, अमेरिका और यूरोप के जो देश हैं उनसे जोड़ दिया है। विदेशी व्यापार एक ऐसी आर्थिक क्रियाकलाप है जो राष्ट्र की अतिरिक्त वस्तुओं को विदेशी बाजारों में बेचने तथा आवश्यक वस्तुओं को खरीदने का मार्ग प्रशस्त करती है। विदेशी व्यापार के द्वारा एक राष्ट्र अपने उत्पाद विश्व के अन्य बाजारों में बेच सकता है तथा उनसे वस्तुएं और सेवाएं खरीद सकता है। इसके 2 पक्ष होते हैं। विदेशी व्यापार के 2 पक्ष होते हैं कि एक पक्ष होता है आयात, दूसरा होता है निर्यात। तो आयात क्या होता है? जब अपनी आवश्यकता से कम वस्तुएं होती हैं, जो हमारी आवश्यकता है जिन वस्तुओं की, वो वस्तुएं हमारे पास नहीं हैं या कम हैं, तो उन वस्तुओं का विदेशों से मंगाया जाता है। उन वस्तुओं को विदेशों से मंगाया जाता है। तो विदेशों से वस्तुएं सेवाओं को मंगाना ही आयात कहलाता है। जब हम अपनी अतिरिक्त वस्तुओं को या सेवाओं को विदेशों को भेजते हैं तो उसको हम निर्यात कहते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं ये विभिन्न चित्र हैं जो विदेशी व्यापार को प्रेजेंट कर रहे हैं। सामान्यतः व्यापार के खुलने से वस्तुओं का एक बाजार से दूसरे बाजार में आवागमन या स्थानांतरण होता है। बाजार में वस्तुओं के विकल्प बढ़ जाते हैं। 2 बाजारों में एक ही वस्तु का मूल्य एक समान होने लगता है। अब 2 देशों के उत्पादक जो होते हैं एक दूसरे से हजारों मील दूर होकर भी एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करते हैं, कंपटीशन करते हैं। इस तरह से हम कह सकते हैं कि विदेशी व्यापार विभिन्न देशों के बाजारों को जोड़ने या एकीकरण में सहायक होता है। आप इस चित्र के माध्यम से देख सकते हैं कि सिले सिलाए वस्तुओं के छोटे व्यापारी बहुराष्ट्रीय कंपनियों के ब्रांड और आयात दोनों में कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना कर रहे हैं। आप देखते हैं इस चित्र के माध्यम से आप देख सकते हैं।
अगला पॉइंट है वैश्वीकरण क्या है, जो कि हमने पहले ही बताया वैश्वीकरण क्या है, फिर से जानने का प्रयास करते हैं। वैश्वीकरण जो है आर्थिक उदारीकरण का वह पहलू है जो देश के भीतर और बाहर वस्तुओं के स्वतंत्र आवागमन में बाधाओं द्वारा व्यापार के अवरोधों को दूर करता है या पूंजी और नवीनतम तकनीक के प्रभाव को स्वतंत्र बनाकर सुनिश्चित कर देता है। वैश्वीकरण एक प्रेरणादायक वातावरण और सहज स्वीकृति के द्वारा श्रम, मानव कौशल और मुक्त प्रवाह बढ़ाता है। वैश्वीकरण को विकसित और अवतरित करने में जो तकनीक है, तीव्र परिवहन है, संचार क्रांति है और जो भुगतान के नवीनतम तरीके हैं वे बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पिछले दशकों में बहुराष्ट्रीय कंपनियों की बढ़ती आवक के कारण वैश्वीकरण बहुत अधिक मात्रा में बढ़ा है। जैसे जैसे बहुराष्ट्रीय कंपनियों में निवेश बढ़ा है, वैश्वीकरण की उड़ान भी पूरी हुई है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों के क्रियाकलापों ने वैश्वीकरण को एक राह दिखाई है, एक रास्ता बनाया है। तो विगत 3 दशकों में अधिकांश बहुराष्ट्रीय कंपनियां विश्व में उन स्थानों की तलाश कर रही हैं जो उनके उत्पादन के लिए सस्ते हों और इन देशों में बहुराष्ट्रीय कंपनियों के निवेश में वृद्धि हो रही है। साथ ही विभिन्न देशों के बीच जो विदेशी व्यापार में भी तीव्र गति से वृद्धि हो रही है। विदेशी व्यापार एक बड़ा भाग है जो बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा नियंत्रित होता है। जैसे भारत में फोर्ड मोटर्स कार संयंत्र केवल भारत के लिए ही कारों का निर्माण नहीं करता, बल्कि वह अन्य विकासशील देशों को कारें और विश्व भर में अपने कारखाने के लिए कार पुर्जों का भी निर्माण या निर्यात करता है। इसी प्रकार अधिकांश बहुराष्ट्रीय कंपनियों के क्रियाकलापों में वस्तुओं और सेवाओं का बड़े पैमाने पर व्यापार होता है। अधिक विदेशी व्यापार और अधिक विदेशी निवेश के परिणामस्वरूप विभिन्न देशों के बाजारों एवं उत्पादनों में एकीकरण हो रहा है। विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंध और तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया ही वैश्वीकरण है। तो यहाँ पर वैश्वीकरण का हम सरल शब्दों में अर्थ समझ सकते हैं कि विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंध और तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया को ही वैश्वीकरण कहते हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनियां वैश्वीकरण की प्रक्रिया में मुख्य भूमिका निभा रही हैं। विभिन्न देशों के बीच अधिक से अधिक वस्तुओं और सेवाओं निवेश और प्रौद्योगिकी का आदान प्रदान हो रहा है। विगत कुछ दशकों की तुलना में जो विश्व के अधिकांश भाग एक दूसरे के अपेक्षाकृत अधिक संपर्क में आए हैं, नजदीक आए हैं और वस्तुओं, सेवाओं, निवेशों और प्रौद्योगिकी के अतिरिक्त विभिन्न देशों को आपस में जोड़ने का एक और माध्यम हो सकता है। यह माध्यम विभिन्न देशों के बीच लोगों का आवागमन है। प्रायः लोग बेहतर आय, बेहतर रोजगार और शिक्षा की तलाश में एक देश से दूसरे देश में आवागमन करते हैं, किंतु पिछले कुछ दशकों में अनेक प्रतिबंधों के कारण विभिन्न देशों के बीच लोगों का जो आवागमन है उसमें वृद्धि नहीं हुई है। आप ये देख सकते हैं किस प्रकार से परिवहन संचार भारत में कार्य कर रहा है। अगला पॉइंट है वैश्वीकरण को संभव बनाने वाले कारक। अब जो वैश्वीकरण है वह वैश्वीकरण किस प्रकार से संभव हो, ऐसे कौन कौन से साधन हैं, ऐसे कौन कौन से तत्व हैं जिनके द्वारा वैश्वीकरण को संभव बनाया जाए। तो बताया गया कि जो प्रौद्योगिकी है या तकनीकी है में तीव्र उन्नति वह मुख्य कारक है जिसने वैश्वीकरण की प्रक्रिया को उत्प्रेरित किया है। जैसे विगत 50 वर्षों में परिवहन प्रौद्योगिकी में बहुत उन्नति हुई है। इसने जो है लंबी दूरियों तथा वस्तुओं की जो तीव्रतम आपूर्ति को कम लागत पर संभव किया है। इसी के प्रभाव से वैश्वीकरण की जो नींव है वो पड़ी है। तो वैश्वीकरण का एक सबसे प्रमुख आधार जो कारक हो सकता है वो टेक्नोलॉजी है। क्या है बच्चों? टेक्नोलॉजी है, जिसको हम प्रौद्योगिकी कहते हैं। प्रौद्योगिकी ही जो है हमारे जो लागत है उसको कम करती है। कुछ दशकों में सूचना के क्षेत्र में भी अद्भुत क्रांति हुई है। तकनीकी में परिवर्तन हुआ है जिससे सूचना के क्षेत्र में भी क्रांति हुई है। उससे सूचना और संचार
प्रौद्योगिकी की देन कहा जाता है। वर्तमान समय में हम देखते हैं कि वैज्ञानिकों ने दूरसंचार, कंप्यूटर, इंटरनेट और संचार उपग्रह जैसे विश्व स्तरीय संपर्क बनाने में बहुत ही महत्वपूर्ण सहयोग किया है। आज कंप्यूटर और इंटरनेट ने हमें एक चमत्कारिक विश्व में लाकर छोड़ दिया है। जो चाहो जान लो। आप देख सकते हैं कंप्यूटर और इंटरनेट के माध्यम से हम जो चाहें वो कर सकते हैं। जिससे चाहें सूचना बांट दो। इंटरनेट से हम तत्काल ईमेल, जिसको हम इलेक्ट्रॉनिक मेल भी कहते हैं या इलेक्ट्रॉनिक डाक भी कहते हैं, प्रेषित करने में सक्षम है। यही नहीं, नाम मात्र खर्च करके विश्व भर में बात भी कर सकते हैं। हाँ, विद्युत आपूर्ति बनी रहनी चाहिए जो वर्तमान समय में कभी भी धोखा दे सकती है। तो आप देख सकते हैं कि संचार और सूचना और संचार टेक्नोलॉजी की वजह से ही हम घर बैठे आनंद ले सकते हैं विभिन्न समाचारों का, दुनिया भर की समाचारों को देख सकते हैं, घर बैठे ही व्यापार कर सकते हैं। तो ये सब तकनीकी का ही प्रभाव है। आप इस तकनीकी के प्रभाव से आप अपने घर बैठे पढ़ सकते हैं, ऑनलाइन क्लास का लुत्फ उठा सकते हैं। वस्तुओं के परिवहन के लिए कंटेनर। आपने देखा है वस्तुओं को कंटेनरों में रखा गया है जिससे उन्हें जहाज़ों, रेलों, वायुयान और ट्रकों पर बिना क्षति के लादा जा सके। कंटेनरों में ढुलाई लागत में भारी बचत हुई है और माल को बाजारों तक पहुंचाने की गति में वृद्धि हुई है। इसी प्रकार वायु यातायात की लागत में गिरावट आई है और परिणाम स्वरूप वायु मार्ग से अपेक्षाकृत अधिक मात्रा में वस्तुओं का परिवहन संभव हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ पर वस्तुओं को कंटेनर में रखा जाता है। ये कंटेनर का चित्र है। इससे भी अधिक उल्लेखनीय है सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी। आप ये तो पढ़ ही लिया आपने। अब यहाँ पर महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें सूचना और संचार प्रौद्योगिकी में क्या क्या आता है। तो इसमें टेलीग्राफ, टेलीफोन, मोबाइल फोन, फैक्स, ये दूर संचार की सुविधाएं हैं। इनके द्वारा हम द्रुत गति से यानी तीव्र गति से अपने संदेश को भेज सकते हैं। विश्व भर में एक दूसरे से संपर्क करके सूचनाओं को तत्काल ही प्राप्त करने और दूरवर्ती क्षेत्रों से संवाद करने में प्रयोग किया जाता है। ये सुविधाएं संचार उपग्रहों द्वारा सुगम हुई हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि जीवन के लगभग प्रत्येक क्षेत्र में कंप्यूटर का प्रवेश हो गया है। बिना कंप्यूटर का कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं जहाँ बिना कंप्यूटर के कार्य हो रहा है। आपने इंटरनेट के चमत्कारिक संसार में भी प्रवेश किया है। क्या होगा, जहाँ जो कुछ भी आप जानना चाहते हैं उसको एक क्लिक में जान सकते हैं। घर बैठे ही एक क्लिक में जान सकते हैं, लगभग उसकी सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। सूचनाओं को आपस में बांट सकते हैं। इंटरनेट से हम तत्काल इलेक्ट्रॉनिक डाक, जिसको ईमेल कहते हैं, ये सूचना का सबसे तीव्रतम साधन है जिसके द्वारा हम सूचना भेज सकते हैं। लेकिन ये सब जो है इनके लिए बिजली होना आवश्यक है। बिना बिजली के ये सब बेकार है। आप देख सकते हैं किस प्रकार से समाचार पत्रों की छपाई होती है। अगला पॉइंट है विदेशी व्यापार तथा विदेशी निवेश नीति का उदारीकरण। विदेशी व्यापार तथा विदेशी निवेश नीति का उदारीकरण। देखिए बच्चों, जो विदेशी व्यापार होता है वो दो पक्षों में होता है। विदेशी व्यापार दो पक्षों में होता है। इसके दो पक्ष होते हैं, आयात और निर्यात। सरकार जो स्थानीय उद्योगों को संरक्षण देने के लिए जो चीनी खिलौने के आयात पर भारी सीमा कर लगाती है, अतः लोग चीन के महंगे आयातित खिलौने खरीदने की अपेक्षा अपने देश में बने सस्ते खिलौने खरीदेंगे। अतः देश का खिलौना उद्योग दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति करेगा। भारत के खिलौना निर्माता लाभ कमाकर समृद्ध बनेंगे। आयात पर कर लगाने का अर्थ है
व्यापार अवरोधक तैयार करना। आपने देखा होगा जब कोई भी सरकार अपने देश के उद्योगों को संरक्षण प्रदान करती है तो विदेशी जो वस्तुएं हैं उनका जब आयात किया जाता है उन पर अधिक मात्रा में सीमा कर लगा दिया जाता है। इससे कर लगने से वो वस्तुएं हमारे देश में आने पर महंगी हो जाती हैं और हमारे देश की बनी वस्तुएं सस्ती हो जाती हैं। तो ये इसलिए किया जाता है ताकि जो नवीनतम उद्योग हैं उनको संरक्षण प्रदान किया जाए और देश की वस्तुओं को अधिक महत्व दिया जाए, जिससे देश का पैसा देश में ही रहे। इसे अवरोधक इसलिए कहा जा गया है क्योंकि यहाँ यह कुछ प्रतिबंध लगाता है। सरकारें व्यापार अवरोधक का प्रयोग विदेशी व्यापार में वृद्धि या कटौती करके और देश में किसी प्रकार की वस्तुएं कितनी मात्रा में आयात होनी चाहिए यह निर्णय करने के लिए कर सकती हैं, क्योंकि जिस वस्तुओं का उनको ज़्यादा संरक्षण देना होता है उन पर आयात शुल्क लगा देती हैं, जो विदेशी वस्तुओं से जो उनकी सब्स्टिट्यूट वस्तु होती हैं उन पर कर लगाया जाता है, जिसके कारण वो महंगी हो जाती हैं। आज़ादी के बाद भारत ने विदेशी व्यापार और विदेशी निवेश पर कई प्रकार के प्रतिबंध लगा रखे हैं। देश के उत्पादकों को विदेशी प्रतिस्पर्धा से बचाने के लिए यह अनिवार्य माना गया। 1950-60 के दशक में उद्योगों का उदय हो रहा था। इस अवस्था में आयात से प्रतिस्पर्धा इन उद्योगों को बढ़ने नहीं देती थी। इसीलिए जो सरकार थी उसने यह निश्चय किया कि भारत में केवल अनिवार्य चीज़ें जैसी मशीनरी है, उर्वरक है, पेट्रोलियम की आयात की ही अनुमति थी। ध्यान दीजिए कि सभी विकसित देशों ने विकास के प्रारंभिक चरणों में घरेलू उत्पादों को विभिन्न तरीकों से संरक्षण दिया है। भारत में करीब 1991 के प्रारंभ से नीतियों में कुछ दूरगामी परिवर्तन किए गए। यानी भारत में 1951 से उदारीकरण की नीति अपनाई गई और सरकार ने यह निश्चय किया कि भारतीय उत्पादकों के लिए विश्व के उत्पादकों से प्रतिस्पर्धा करने का समय आ गया है। यह महसूस किया गया कि प्रतिस्पर्धा यानी कंपटीशन से देश में उत्पादकों के प्रदर्शन में सुधार होगा और क्योंकि उन्हें अपनी गुणवत्ता में सुधार करना होगा। इस निर्णय का प्रभावशाली अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने समर्थन भी किया। अतः विदेशी व्यापार और विदेशी निवेश पर से अवरोधकों को काफ़ी हद तक समाप्त कर दिया गया। इसका अर्थ यह है कि वस्तुओं का आयात निर्यात सुगमता से किया जा सकता था और विदेशी कंपनियां यहां अपने कार्यालय और कारखाने स्थापित कर सकती थी, जिससे देश के आर्थिक विकास में सहयोग हो सके। सरकार द्वारा जो अवरोध और प्रतिबंध थे उनको हटाने की प्रक्रिया जब शुरू हुई, इसी प्रक्रिया को उदारीकरण के नाम से जाना जाता है। उदारीकरण का मतलब है जो नियम पहले चलते थे उन नियमों में थोड़ी ढील दी गई, शिथिलता बढ़ती गई, जिससे कि विदेशी कंपनियां भारत में आ सकें और भारत के अर्थव्यवस्था में सुधार कर सकें। व्यापार के उदारीकरण से व्यवसायियों को मुक्त रूप से निर्णय लेने की अनुमति मिली कि वे क्या आयात या निर्यात करना चाहते हैं। सरकार पहले की तुलना में कम नियंत्रण करती है, इसलिए इसे अधिक उदार कहा जाता है। अगला पॉइंट है विश्व व्यापार संगठन। यहाँ से प्रश्न आते हैं लघुत्तरी और दीर्घोत्तरी में भी, तो इसको बहुत ही ध्यानपूर्वक समझना है। विश्व व्यापार संगठन क्या है? विश्व व्यापार संगठन, पहले इसके बारे में समझ लें, विस्तार से पढ़ लें। देखिए, विश्व व्यापार संगठन जिसको अंग्रेजी में WTO कहते हैं, WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। तो हमने देखा कि कुछ बहुत प्रभावशाली अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने भारत में विदेशी व्यापार और विदेशी निवेश के उदारीकरण का समर्थन किया है। इन संगठनों का मानना है कि विदेशी व्यापार और विदेशी निवेश पर सभी अवरोधक हानिकारक हैं। कोई अवरोधक नहीं होना चाहिए। देशों के बीच मुक्त व्यापार होना चाहिए। विश्व के सभी देशों को अपनी नीतियां उदार बनानी चाहिए। विश्व व्यापार संगठन जिसको कि WTO कहते हैं एक ऐसा संगठन है, विश्व व्यापार संगठन एक ऐसा संगठन है जिसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाना है। विकसित देशों की पहल पर शुरू किया गया विश्व व्यापार संगठन अंतर्राष्ट्रीय जो व्यापार है उससे संबंधित नियमों को निर्धारित करता है और यह देखता है कि इन नियमों का पालन हो। विश्व के लगभग 160 देश विश्व व्यापार संगठन के सदस्य 160 से अधिक है। यद्यपि विश्व व्यापार संगठन सभी देशों को
मुक्त व्यापार की सुविधा देता है, परंतु व्यवहार में यह देखा गया कि विकसित देशों ने अनुचित ढंग से व्यापार अवरोधों को बरकरार रखा है। जो विश्व के विकसित देश हैं जैसे अमेरिका है, ठीक है, ये अनुचित ढंग से जो है व्यापार अवरोधों को बरकरार रखा है, यानी व्यापार पर अवरोध लगाता है, टैक्स लगाता है, ठीक है, आयात शुल्क लगाता है या निर्यात शुल्क आयात शुल्क लगाया जाता है, जिससे विदेशों की वस्तुएं वहां ना पहुंचे। दूसरी ओर व्यापार संगठन के नियमों ने विकासशील देशों के व्यापार अवरोधों को हटाने के लिए विवश किया है। इसका एक उदाहरण कृषि उत्पादों के व्यापार पर वर्तमान बहस है, यानी कृषि उत्पादों पर के व्यापार पर जो नियम है वो अभी स्पष्ट नहीं हुए हैं। इस पर चर्चा अभी भी हो रही है, वर्तमान समय में भी हो रही है। इस पर क्या किया जाए, तो आइए पढ़ लेते हैं क्या अवरोध हैं। सकल घरेलू उत्पाद, ये आपको ध्यान रखना, सकल घरेलू उत्पाद को जीडीपी कहते हैं। जीडीपी ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्शन या प्रोडक्ट, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो का महत्वपूर्ण भाग कृषि क्षेत्र प्रदान करता है। इसकी तुलना में विकसित देशों जैसे अमेरिका के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का हिस्सा मात्र 1% और कुल रोजगार में 0.5% है। फिर भी अमेरिका के कृषि क्षेत्र में कार्यरत इतने कम प्रतिशत लोग भी अमेरिकी सरकार से उत्पादन और दूसरे देशों को निर्यात करने के लिए बहुत अधिक धनराशि प्राप्त करते हैं। इस भारी धनराशि के कारण अमेरिकी किसान अपने कृषि उत्पादों को असाधारण रूप से कम कीमत पर बेच सकते हैं। अधिशेष कृषि उत्पाद को दूसरे देशों के बाजारों में कम कीमत पर बेचा जाता है, जो इन देशों के कृषकों को बुरी तरह से प्रभावित करता है। यानी अमेरिका में जो किसान हैं उनको सरकार से इतनी आर्थिक सहायता प्राप्त हो जाती है जिसके कारण उनकी जो लागत आती है वो कम आती है और ये अपने माल को दूसरे देशों में बेचते हैं, सस्ती दर पर बेचते हैं और यहाँ के किसानों की जो लागत अधिक आती है सरकार से कोई सब्सिडी नहीं मिलती है, जिसके कारण यहाँ के उत्पाद महंगे हो जाते हैं और जो विदेशों से कृषि उत्पाद आते हैं उनको लोग खरीदते हैं क्योंकि यहाँ के महंगे होते हैं। तो यहाँ के जो किसान हैं उनकी हालत बहुत ही अधिक दयनीय हो जाती है। तो यही पर विचार अभी तक ये चल रहा है WTO में, अभी इसका कोई निर्णय नहीं हो पाया है। तो कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं कि आज का सेशन कैसा लगा है और विश्व व्यापार संगठन पर इसकी विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे, इसके उद्देश्यों और कार्यों पर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।